फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं वर्ष 2006 में रिलीज हुई फिल्म धर्मी संबंधों की व्याख्या करने जा रहा हूँ। क्या यीशु एक गैंगस्टर नहीं है जो एक बिजनेस मुगल के लिए काम कर रहा है? वह अपने मालिक के आदेश पर ट्रॉय नामक एक प्रोफेसर के पास उसकी हत्या करने के लिए जाता है। वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए रोता है जबकि चीस्टोन उसे चाकू थमाता है और उससे खुद से काम करने के लिए कहता है। अचानक पुलिस वाहनों के सायरन की आवाज सुनाई देती है कि पसंद का व्यवहार बदल जाता है और वह कुछ सेकंड पहले गैंगस्टरों को भीख मांगने की धमकी देने लगता है। कुछ पुरुष यह देखने के लिए बाहर जाते हैं कि क्या वे वास्तव में पकड़े जाने वाले हैं, लेकिन देखते हैं कि एक दमकल का ट्रक गुजर रहा है। सूचित होने पर जॉय चुपचाप नीचे देखता है। उसके पास पर्याप्त होने के बाद वह जल्द ही मुठभेड़ में किसी तरह चाकू से उस व्यक्ति पर हमला करती है। पिसांग और उसके गुर्गे पकड़ लिए जाते हैं जबकि चार्ली गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके बाद एक अभियोजक ने जेसन का साक्षात्कार लिया और उससे यह प्रकट करने का आग्रह किया कि उसे उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए किसने भेजा था। हर कोई जानता है कि वह उसका बॉस छोटा था, लेकिन उसने जल्द ही हत्या के प्रयास में उसकी संलिप्तता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अभियोजक ने उसे पिछले 4 दोषियों के लिए गिरफ्तार किए जाने पर विचार करते हुए उसे 20 साल के लिए जेल में फेंकने की धमकी दी, लेकिन जेसन अपने बॉस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता है। अंत में उसे एक सौदे की पेशकश की जाती है। अगर वह पुलिस का सहयोग करता है तो उसकी सजा घटाकर 5 साल कर दी जाएगी। फिर भी जेसन चुप रहता है। आखिरकार एक सुनवाई के बाद उन्हें 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसका मालिक युवा वह प्रभावित है कि उसकी वफादारी, लेकिन अब जब वह हिरासत में है जेसन उसके लिए एक बोझ है जबकि जेल में लाया जा रहा है। जेसन यहाँ कोई सीटी बजाता है और तुरंत इसे अपने पुराने सहयोगी छात्र टन के रूप में पहचानता है। वह गार्ड से मुक्त हो जाता है और फर्श पर दौड़ता है। पनीर से शोर आ रहा है। इस तथ्य पर चौंक और खुश न हूं कि जल्द ही 10 अभी भी जीवित है क्योंकि उसे कुछ साल पहले मौत की सजा मिली थी। ब्रेक टाइम के दौरान पुराने दोस्त अलग अलग बातें करते हैं। जल्दी 10 अपने पिता के बारे में पूछताछ करता है और पता चलता है कि वह पिछले साल मर गया। जेसन ने जल्द ही मदद नहीं करने के लिए माफी मांगी 10 मौत की सजा के साथ। लंच ब्रेक के दौरान कैदी उसी सेल में है जहां जेसन अपना परिचय देता है। एक उपद्रवी कैदी मेज पर सभी को धमकाता है। उसने और उसके गिरोह ने किसी को भी पीटा जिसे वे पसंद नहीं करते हैं और कैदियों के बीच खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं। कहीं और यीशु बॉस युवा वह एक घायल खुशी से मिलने जाता है। ऐसा लगता है कि उसे एक आदमी के साथ व्यापार करने में दिलचस्पी है, इसलिए उसने एक सौदे का प्रस्ताव रखा। हालांकि वह आदमी गुस्से में है कि वह उसे अपमानित करने के लिए जानी जाती है और किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहती है। वह युवा से एक सौदा करने के लिए बदले में जेसन को मारने के लिए कहता है। युवा वह इस मामले पर विचार करता है और फैसला करता है कि वह वास्तव में कंपनी के लाभ के लिए अपने वफादार पूर्व दाहिने हाथ को मार डालेगा। झू जियांग जेसन का सबसे अच्छा दोस्त और एक साथी गिरोह का सदस्य है। उसे बुरा लगता है कि जेसन को गिरफ्तार कर लिया गया था और एक बार उसकी प्रेमिका युवा यो हिल जेल में उससे मिलने आई थी। हालांकि लड़की जेसन युवा से बात नहीं करना चाहती है। वह अपनी वफादारी के लिए आभार व्यक्त करने के लिए जेल में चिको से मिलने आता है। वह झूठा दावा करता है कि वह उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह जल्द ही खुश हो जाती है कि उसके मालिक ने उससे मुलाकात की, लेकिन उसे कम ही पता था कि वह उसे एक सौदे के लिए मारने की योजना बना रहा है। उसने अपने बॉस को जल्द ही 10 के जीवित होने की सूचना भी दी। वह आदमी जानकारी सुनकर खुश नहीं है क्योंकि वह और जल्द ही 10 अच्छी शर्तों पर नहीं है। यो हिल के साथ अपनी मुलाकात के बाद जुजियांग जेसन के माता पिता के घर जाता है और उन्हें उसके कारावास के बारे में बताता है। माता पिता आश्चर्यचकित नहीं है क्योंकि उनका बेटा हमेशा अवैध काम करता था। झू जियांग जल्द ही उसकी एक पुरानी तस्वीर को देखता है और जल्द ही तीनों में से 10 गार्ड पहले दौर को पूरा करने के बाद जेल में बचपन में अविभाज्य हो जाते थे। वह जल्द ही सलमेट करती है, उठती है और उसे एक गुप्त सुरंग दिखाती है जिसे वे खोद रहे हैं। वे इसे पूरा करने के बाद भागने की योजना बना रहे हैं। एक अन्य सेल में बदमाशों का गिरोह मूनसू नाम के एक निर्दोष कैदी की पिटाई करता है। अगले दिन नाश्ते में बेचारा जख्मों से लथपथ है और रो रहा है। वह जल्द ही उसके लिए बुरा महसूस करती है, इसलिए वह धमकाने वाले की पिटाई करता है और उसके समूह ने सभी को चौंका दिया। हालांकि परिणाम स्वरूप उसे एकांत कारावास में डाल दिया जाता है। जॉन अगले दिन उससे मिलने आता है, लेकिन वह नहीं कर सकता क्योंकि एकांत कारावास में बंदियों को बाहरी लोगों से कहीं और बात करने का विशेषाधिकार नहीं है। प्रोफेसर चोई गधे को एक कारखाने में ले जाते हैं। वह एक विशिष्ट जापानी पौधे से एक सीरम निकाल रहा है जो किसी को भी एक झटके से तुरंत मार सकता है। केवल ट्रॉय के पास इसका मारक है। वह युवा को सीरम बेचने के लिए तैयार है जब वह सौदे का अंत पूरा कर लेता है जो कि जी को जल्द ही मारना है। उस रात कुछ पुरुषों ने जेसन के माता पिता के घर पर आक्रमण किया और उन्हें बेरहमी से पीटा।
अगले दिन युवाओं में से एक मूनसू से मिलने जाता है और उसे कई महीनों के लिए जल्द ही ची को मारने के लिए कहता है। जो जी गाने के लिए ऋणी महसूस करता है, इसलिए वह दुविधा में है। कहीं और युवा उसका प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर लंबा ठाठ उससे मिलने आता है। बदला लेने का दावा करने के लिए जीजोन द्वारा उसके पैर पर 7 बार वार किए जाने के बाद वह विकलांग हो गया था। वह वही था जिसने उन लोगों को जेसन के माता पिता को मारने के लिए भेजा था। जब झू जियान को इस बारे में पता चलता है तो वह जल्दी से उनके घर जाता है और उन्हें बचाता है। वे गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वापस जेल में यो हिल जल्द ही जी से मिलने आता है और उसे उसके माता पिता पर हमले की सूचना देता है। वह भावनाओं से आहत और क्रोधित है। उस दिन के बाद मूनसू ने उसे छुरा घोंप दिया कि वह युवा का पक्ष लेना चाहता है। वह जल्द ही लड़ाई नहीं करता और बस उसे अगले दिन भागने के लिए कहा। वह जल्द ही अस्पताल पहुंचा है और अपना आपा खो देता है और कैदियों से कहता है कि वह किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को चाकू मारने वाले को मार डालेगा। जू डियंग को पता चलता है कि यह उसका बॉस था जो अपने सबसे अच्छे दोस्त को मारना चाहता था। वह अपने फैसले का प्रतिकार करता है, लेकिन उसे बताया गया है कि यीशु की मृत्यु कंपनी के लिए अच्छी है। उसके बाद वह जल्द ही आपसे अस्पताल में मिलने जाता है। उसे होश आ गया है और वह अच्छा कर रहा है। उसने उसे मारने के मालिकों के फैसले के बारे में भी बताया है। वह निराश है लेकिन हैरान नहीं है, क्योंकि वह हमेशा से जानता था कि वह अपनी भलाई के लिए किसी की भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। जू डियंग लौटता है और अपने बॉस को बताता है कि जेसन अभी भी अपने दोस्तों को सुरक्षित रखने की उम्मीद में बेहोश है। युवा उसे होश आता है कि वह इस बात से गुस्से में है कि उसने जेसन को उससे मारने की अपनी योजना को छुपाया था। उस रात जेसन जेल लौटता है और हर कोई जश्न मनाता है। अगले दिन से वह जल्द ही अपने सेलमेट्स में एक विस्तृत भागने की योजना बनाना शुरू कर देती है। उन्होंने अपने सहयोगियों से बाहर और कोडिक भाषा से बात की और एक रात योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वे वेंट के माध्यम से बढ़ते हैं और सीवर सिस्टम तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। हालांकि जल्द ही वे 2 रास्तों पर आ जाते हैं, जिनमें से एक सेना के अड्डे की ओर जाता है और दूसरा हवाई अड्डे की ओर जाता है। अनिश्चित है कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। वे सेल में लौट आए। अगले दिन से वे भूमिगत सुरंग खोदना जारी रखते हैं। बहुत मेहनत के बाद यह घोषणा की जाती है कि उन्हें मरम्मत के लिए प्रायश्चित की ऊपरी मंजिल पर स्थानांतरित किया जा रहा है। उनकी मेहनत बेकार जाने के बाद वे जेल के चारों ओर की दीवार को नष्ट करके आगे भागने का फैसला करते हैं। चूंकि यह पुराना है और बिना खंभों के बनाया गया है, उनका मानना है कि यदि सभी कैदी इसे एक बार में धक्का देते हैं तो यह उनके अगले ब्रेक के दौरान टूट जाएगा। उन्होंने विधि की कोशिश की लेकिन केवल चोट लगी। फिर भी हर दिन वह जल्द ही अपने समूह में इसे तोड़ने की कोशिश करती थी। पुलिसकर्मी के पहरेदार सोचते हैं कि यह बेकार है, इसलिए वे उन पर हंसते हैं। जल्द ही दीवार कहीं और टूटने लगती है। झू जियांग और उसके साथी गिरोह के सदस्य ग्रामीण इलाकों में राइफल चलाना सीख रहे हैं। झू जियांग आकाश में एक गोली चलाता है जो गलती से एक लड़ाकू जेट के ऊपर से उड़ान भरती है। गोली जेट में गंभीर खराबी का कारण बनती है, जो संयोगवश प्रायद्वीप के ठीक बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। सभी कैदी चुप हो जाते हैं क्योंकि दीवार धीरे धीरे टूटती है और प्रभाव से टूट जाती है। मौका लेते हुए जी जल्दी और उसके दोस्त दोनों बाहर। अन्य कैदी उनके नेतृत्व का पालन करते हैं और जल्द ही जेल में अराजकता फैल जाती है। इसके अंत में आधे से अधिक कैदी भागने में सफल रहे। समाचार राष्ट्रीय टेलीविजन बनाता है और गिरोह को पता चलता है कि वह जल्द ही भाग गई है। वह और उसके 4 दोस्त पकड़े नहीं गए, लेकिन उनके समूह का एक सदस्य पकड़ा गया और खुलासा किया कि यह उनकी योजना थी। इस बीच समूह पुलिस से छिपाने के लिए एक फोटो स्टूडियो के अंदर भागता है। जब एक महिला उन्हें देखती है तो उन्हें अनिच्छा से उसे बंधक बनाना पड़ता है। वे पास के एक ड्राई क्लीनर से कपड़े चुराते हैं और उनमें बदल जाते हैं। आखिरकार पुलिस सभी फरार लोगों को ढूंढ लेती है और उनमें से केवल 5 ही बचे हैं। वे खबर देखते हैं और देखते हैं कि पकड़े गए सदस्य ने पुलिस को बताया है कि उनके गिरोह का नाम प्यार और दोस्ती है। वे उनके लिए बंधक को रसोया बनाते हैं और वह उनकी सेवा ऐसे करती है जैसे वे उसके घर के मेहमान हों। थोड़ी देर बाद योली सभी के लिए फोन और पैसे लेकर वहां पहुंचता है। वह जल्द ही उसे बाहर ले आती है और उससे कहती है कि उसे अब एक दूसरे को अलविदा कहने के लिए भूल जाना चाहिए और निम्नलिखित को अलग करना चाहिए कि समूह चर्चा करता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें हर जगह खोजा जा रहा है। जी जल्द ही उन पुरुषों का बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसके माता पिता पर हमला किया और समूह उसके साथ जुड़ने का फैसला करता है। वे शेखों के ठिकाने पर बम गिराते हैं और उसके आदमियों को कहीं और मारते हैं। जॉय को पता चलता है कि जी स्टोन अभी भी जीवित है। उसे पहले से ही युवा के साथ व्यवहार करना पड़ा था, क्योंकि उसे बताया गया था कि जेसन की मृत्यु हो गई थी। वह उनके साथ व्यापार करना जारी रखने से इनकार करता है और बाहर चला जाता है। हालांकि
जॉन ने उसे रोक दिया और अपने दोस्त को मारने की इच्छा के लिए उसे पीटा। इस बीच जेसन को हड्डी ठाठ मिलती है और अपने माता पिता के लिए बदला लेने के लिए उसे दूसरे पैर में कई बार छुरा घोंपा जाता है, जो अपने मालिक को पीड़ित करता है। वह शहर से भागने की योजना बना रहा है। डर है कि वह जेसन का अगला लक्ष्य होगा। जब वह जल्द ही यहाँ युवा की तलाश में जाती है तो झू जियांग उसे रोक लेता है, जो दावा करता है कि वह हर कीमत पर बचत करेगा क्योंकि वह वफादार है। वह कई पुरुषों से जुड़ गया है जो जल्द ही समुद्र तट के लिए उत्सुक हैं। जॉन उन सभी को रोकता है और अपने बचपन के दोस्त के साथ आमने सामने लड़ता है। उसने जल्द ही उसे आसानी से पीटा और जब वह दूसरों से लड़ता है तो उसे एक तरफ रहने के लिए कहा, क्योंकि वह अभी भी नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। उसके बाद वह जल्द ही 10 और उसके समूह के अन्य लोगों से जुड़ जाता है। वे गुर्गों के खिलाफ लड़ते हैं। जेसन ने अपने पूर्व बॉस युवा को यहाँ एक कार में बैठकर गाड़ी चलाते हुए देखा। वह उसका पीछा करने के लिए एक कार में चढ़ जाता है, लेकिन झू जियांग ने उसे फिर से रोक दिया। वह आपको जॉन से सड़क से दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं करता। कोई रास्ता नहीं होने के कारण जी जून पूरी गति से उसकी ओर चला जाता है। जब वह उससे टकराने वाला होता है, जॉन अपनी बंदूक नीचे रखता है। यह खुलासा करता है कि उसने कभी अपने दोस्त को मारने की योजना नहीं बनाई। जेसन गलती से उस पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्षण भर बाद वह कार में कबाड़ डालता है और उसे अस्पताल ले जाता है। इस बीच उसके साथियों को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिसकारों की एक श्रृंखला द्वारा उसका पीछा किया जाता है और अंततः उसे उसी जंक्शन पर रुकना पड़ता है जहां वह भी रुकता है। जेसन कार से बाहर निकलता है और युवा के रूप में वह अपने व्यवसाय का वास्तव में अपने वफादार दोस्त से ज्यादा महत्वपूर्ण था। कई पुलिसकर्मियों ने उस पर अपनी बंदूकें तान दी। वह चाकू से अपनी कार को जवान करने के लिए अपना रास्ता बनाता है। हालांकि जब झू जियांग ने अपने पीछे से युवा को गोली मार दी तो वह सदमे में आ गया। सेकंड बाद में उसे भी पुलिस ने गोली मारी है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि जी जल्द ही अपने मरने वाले दोस्त को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उनके बचपन की याद दिलाता है। वह सब वीडियो से था। मुझे आशा है यह आपको पसंद आया है। इस तरह की और सामग्री के लिए सदस्यता लें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म का पुनर्कथन करें तो एक टिप्पणी भी छोड़ दें। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना।